सेक्शन 43 बात करते हैं प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड रिलेवेंट टाइम। हम फाइनली पफी ट्रांजैक्शंस पे आ चुके हैं, जिसमें से हमारा पहला पी फॉर प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस आता है। प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन एक बेसिक मैं आपको समरी समझा देता हूँ। इट मीन्स कि अगर किसी एक क्रेडिटर को, सपोज आपके पास बहुत सारे क्रेडिटर है, उसमें से आपने ना किसी एक क्रेडिटर को यार पहले पैसे दे दिए, ज्यादा पैसे दे दिए कि बोले भाई हाँ आप पैसे ले लो, आप प्लीज निकल जाओ साइड में, तो आप क्या कर रहे हो, आप उनको प्रेफर कर रहे हो ओवर अदर क्रेडिटर्स। और जब इनको जो पैसा मिलता है, अभी जो आपने इनको पैसे दिए, वो ना अगर सीआरपी प्रोसेस हो जाता और उसमें जितना पैसा मिलता ना, उससे अभी पैसा आपने उनको ज्यादा दिया, या अगर लिक्विडेशन हो जाता तो जितना पैसा मिलता उससे अभी आपने उनको पैसे ज्यादा दिए, तो क्या हुआ, जितने भी आपके एग्जिस्टिंग क्रेडिटर्स थे उनको तो यार कम 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 मिला, और इसको आपने ज्यादा पैसे दे दिए, तो ये तो गलत है ना यार, पैसे तो इतने सारे लोगों ने लगाए थे, उनको भी उनका शेयर मिलना चाहिए था, इसको क्यों ज्यादा मिले। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को पफी मतलब प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस कहते हैं, और पफी ट्रांजैक्शंस के अंदर आते हैं, PUFE ट्रांजैक्शंस। अब हम पढ़ते हैं द लिक्विडेटर और द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल एज द केस में भी, बिकॉज पफी ट्रांजैक्शंस दोनों टाइम में हो सकते हैं, सीआरपी के टाइम में भी और लिक्विडेशन के टाइम में भी। The liquidator RP, as the case may be, is of the opinion that the corporate debtor at a relevant time के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, has given preference in such transaction, he shall apply to the adjudicating authority for avoidance of preferential transactions for one or more of the orders। ठीक है, मतलब क्या समझ में आया मेरे को भी यहाँ पे, कि अगर लिक्विडेटर आरबी को लगता है कि यार प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है कोई, तो ऐसे केस में एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास जाएगा और उनको कंप्लेन करेगा, मतलब एक अप्लाई एप्लीकेशन देगा। अब A corporate debtor shall be deemed to have given preference, तो अब कब माना जाएगा कि corporate debtor ने preference दिया है? If there is a transfer of property or interest thereof of the corporate debtor for what? For benefit of a creditor or surety or a guarantor on account of an antecedent financial debt। मतलब एंटीसेडेंट मतलब पुराना फाइनेंशियल डेट या कोई ऑपरेशनल डेट, पहले का डेट है, न्यू नहीं, पुराने वाले। तो उनके चक्कर में इन्होंने अभी ज्यादा बेनिफिट दिया है किसी एक क्रेडिटर को या श्योरिटी को या गारंटर को, बाय ट्रांसफरिंग अ प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। समझ में हमको इतना, कि पुराने डेट के चक्कर में अभी आपने क्रेडिटर को ज्यादा फायदा दिया है बाय ट्रांसफरिंग अ प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट, तब माना जाएगा कि आपने प्रेफरेंस दिया है। एंड और कब माना जाएगा, द ट्रांसफर अंडर क्लॉज ए, जब भी हम बात कर रहे थे, has the effect of putting such creditor or surety or guarantor in a beneficial position than it would have been in the event of distribution of assets। समझ में आया? मतलब जो अभी आपने इनको प्रॉपर्टी दिया है, अभी आपने उनको इंटरेस्ट दिया है, वो आपने ज्यादा दिया है कंपेयर टू जब अगर उनको सेक्शन 53 वाटरफॉल मैकेनिज्म के अंदर जो मिलता डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना हर एक लेवल पे, उससे आपने अभी इनको ज्यादा दिया, तो दे आर एट अ बेनिफिशियल पोजीशन। तो ये दोनों चीजें कंसिडर की जाती है व्हेन यू कंसिडरिंग अ कॉर्पोरेट डेटर हैज गिवन प्रेफरेंस। लेकिन अब हमको समझ में नहीं कि प्रेफरेंस में क्या नहीं इंक्लूड करेंगे हम, क्योंकि यार ऐसे तो फिर बहुत सारे ट्रांजैक्शन को लग सकते हैं प्रेफरेंस वाले, तो क्या नहीं हो सकता है। तो देखो, अगर कोई ट्रांसफर है जो प्रॉपर्टी या सिक्योरिटी इंटरेस्ट का हुआ है, जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर हुआ है, और फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द कॉर्पोरेट ट्रांसफर, मतलब एक अज्यूम करके चलो कि बहुत सारे ट्रांजैक्शंस बहुत रेगुलर बेसिस पे होते रहते हैं ऐसे पर्सन के साथ, इसी लेवल के और इसी, जिसमें कोई उसमें कंसिस्टेंसी है, ऐसे कोई बहुत अनयूजुअल नहीं लग रहा है आपको, तो ऐसे केस में हम उसको मान सकते हैं कि एक ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। फिर any transfer creating security interest in the property of acquired corporate debtor to the extent that, अब क्या बोल रहे हैं कि देखो, अब बोल रहा है any transfer which is creating security interest in a property acquired by the corporate debtor, मतलब corporate debtor ने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की, उस पे एक सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है, to the extent that this security interest secures a new value and was given at the time of or after signing a security agreement that contains description of such property security interest and was used by the corporate debtor to acquire such property। मतलब क्या बोल रहा है कि अब ये जो आपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट किया न्यू वाला प्रॉपर्टी के ऊपर, एनी ट्रांसफर क्रिएटिंग सिक्योरिटी इंटरेस्ट,
तो ऐसे केस में ये न्यू वैल्यू होनी चाहिए। हमने पहले क्या पढ़ा था कि पुराना फाइनेंशियल डेट, पुराना ऑपरेशनल डेट, नहीं नहीं नहीं। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक न्यू ट्रांजैक्शन क्रिएट हुआ है, इसके अंदर पूरा न्यू वैल्यू क्रिएट की गई है, एक अलग पूरा ट्रांजैक्शन है, तो इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे एज अ प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन। एंड इसमें एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा जो ट्रांजैक्शन रहेगा दैट शैल बी रजिस्टर्ड विद द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी ऑन और बिफोर 30 days आफ्टर द कॉर्पोरेट डेटर रिसीव्स पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर आपने सिक्योरिटी इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है और ये न्यू वैल्यू क्रिएट कर रही है, और आपने ये ट्रांसफर रजिस्टर किया था इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के विद इन 30 डेज या 30 डेज के अंदर ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो ऐसे केस में उसको हम प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे। प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए हमने पढ़ा था कि एक रेलेवेंट टाइम के अंदर होना चाहिए। तो रेलेवेंट टाइम क्या है? रेलेवेंट टाइम मतलब दो टाइम हो सकते हैं। एक, अगर आपने ऐसा कोई ट्रांसफर किसी रिलेटेड पार्टी से किया या एक किसी नॉन रिलेटेड पार्टी से किया। अगर रिलेटेड पार्टी के साथ ऐसा हुआ है other than by the reason of only being an employee during the period of 2 years preceding insolvency commencement date, मतलब insolvency commencement date जिस दिन शुरू हुई उसके पहले के 2 साल के अंदर अगर ऐसा कोई ट्रांजैक्शन हुआ, अगर रिलेटेड पार्टी के केसेस में हम चेक करेंगे, और अगर अदर देन रिलेटेड पार्टी है तो ऐसे केस में पिछले 1 साल का हम ट्रांजैक्शन चेक करेंगे इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट का। अगर रिलेटेड पार्टी है तो 2 साल, नॉन रिलेटेड पार्टी है तो 1 साल, ऐसा हमको समझ में आएगा।